यस, गुड मॉर्निंग बेटा। लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या था हमारा, क्या किया था हम लोगों ने? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, कविता थी हमारी आओ मिलकर बचाएं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमें किसे बचाना है, हमें जो झारखंड जो है हाँ जी बेटा, तो संथाली जो समाज है उसको हमने बचाना है। और उसके आज जो कविता थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है बेटा। तो आज जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा बैक एक्सरसाइज है वो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग जो हमारी कविता में प्रयोग हुई है, ये पंक्तियां कि माटी का रंग, तो इसका जो है प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया है कवि ने, क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से? तो जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि जो माटी का, कवित्री जो है वो ये कहना चाहती है माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर किया है, किसी स्थान विशेष की विशेषताओं को। जैसे उन्होंने संथाली समाज की विशेषताओं को उजागर करना चाहा है, तभी उन्होंने कहा है कि माटी का रंग। इसलिए उन्होंने किसी भी स्थान विशेष की जो है विशेषताओं को जब हम उजागर करते हैं तो वहां की मिट्टी का जिक्र किया जाता है। तो इसलिए जो है कवित्री ने भी माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर किया है। संथाल जो परगना है, परगना क्या होता है? क्षेत्र। जो संथाल परगना है उसके लोगों में क्या है? जुझारूपन है कि वे अपने काम के प्रति अड़िग हैं बिल्कुल। और दूसरा अक्खड़पन है उनके अंदर, अगर वो अखड़ जाए तो किसी के भी वश में नहीं आते। नाच गान सरलता उनके अंदर है। इन विशेषताओं, ये विशेषताएं जो हैं संथाली समाज से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह जो माटी का, उनकी सोंधी माटी का जो रंग है वो भी संथाली समाज से जुड़ा हुआ है। कवित्री चाहती हैं कि आधुनिकता के चक्कर में पड़कर, कि मॉडर्न बनने के चक्कर में पड़कर जो है हम अपनी संस्कृति को हीन न समझें कि भाई हमारी जो संस्कृति है, संथाल परगने की जो संस्कृति है वो जो है आधुनिकता के संपर्क में नहीं है, इसलिए वो दूसरी संस्कृतियों से काफी पीछे है, ऐसा हम नहीं समझें अपनी संस्कृति को। क्योंकि हर संस्कृति की अपनी एक अलग विशेषता होती है। भाई हमारे अंदर भी क्वालिटीज हैं संथाली समाज के अंदर, तो हम किसी भी मायने में जो है अपनी संस्कृति को कम न समझें, हीन न समझें दूसरों से। हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए कि जो हमारी संथाली परगने की पहचान है, यहाँ पर बेटा अलग अलग बैठो, डिस्टेंस कवर करो, फर्स्ट बेंच। तो क्या कहती है कवित्री कि जो हमारी पहचान है संथाली समाज की वो हम बनाए रखें, ना हम आधुनिकता के चक्कर में पड़े, ना हम शहरी लोगों के प्रभाव में आए, ना हम ये सोचे कि जो उनकी संस्कृति है वो हमारे से कितनी ऊपर है। तो हमें अपने आप को हीन नहीं समझना है। नेक्स्ट जो है बेटा आपका क्वेश्चन है, हम कल जो कविता की थी बेटा आओ मिलकर बचाएं, उसकी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज ये हम लेसन इसके बाद स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? कि भाषा में झारखंडीपन, क्योंकि जो जैसे हमने पढ़ा था कि जो संथाली परगना है, संथाली जो जाति है वो कहाँ की है? झारखंड की। तो भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है।
तो इसका अभिप्राय है कि जो झारखंड की जो भाषा है, जो स्वाभाविक बोली है, जैसे हमारी यहाँ पे हरियाणवी है, तो कहता है कि जो हमारी स्वाभाविक बोली है और जो उसका विशिष्ट प्रकार का उच्चारण है, जैसे हर बोली का अपना एक विशेष उच्चारण होता है, भाई हम उसको कैसे उच्चरित करते हैं। बहुत सारी बोलियां क्या है, बहुत स्लो में जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बहुत मतलब तेज आवाज होती है, या अपना एक फ्लो होता है हर बोली का। तो कहता है जो झारखंड की भाषा है, अपनी जो झारखंडीपन है अपनी भाषा में, अपनी बोली में, और उसका जो विशिष्ट उच्चारण है, यानी कि कवित्री कहना चाहती है कि हमें अपनी भाषा की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं उन्हें भी नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो भाषा में झारखंडीपन है उसे भी बनाए रखना चाहिए। अपनी संस्कृति के साथ साथ हमें अपनी भाषा का भी जो है निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमारी अंग्रेजी भाषा है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो हम ये सोचे कि अंग्रेजी भाषा सीखने से ही हमारा विकास होगा। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि हमें अपनी भाषा को भी विकसित करना है। हमें अपनी झारखंड, जो हमारी भाषा में झारखंडीपन है, जो हमारी बोली का उच्चारण है विशिष्ट, हमें उसे बनाए रखना है। हमें किसी दूसरी भाषाओं के चक्र में नहीं पड़ना है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि माटी का रंग हमारी संस्कृति, दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो भाषा में झारखंडीपन है उसको कैसे बचाना है। अब जो झारखंड के लोगों के अंदर जो भोलापन है, अक्खड़पन है, जुझारूपन है, उसको कैसे बचाए रखना है, उसके बारे में जो है कवित्री की क्या विचार हैं। तो दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए जरूरी है। यदि आदमी बहुत ज्यादा चालाक बनेगा तो वो ईमानदार और सच्चा हो ही नहीं सकता। तो जैसे वो भोले भाले हैं झारखंड के लोग, जो संथाल परगने के जो लोग हैं वो भोले वाले हैं। तो कहता है कि भोलेपन सच्चाई और ईमानदारी के लिए, सच्चाई और ईमानदारी के लिए सबसे पहले दिल का भोलापन जरूरी है। यदि हम सच बोलना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं, तो हम चालाक नहीं हो सकते, क्योंकि चालाकी अपनाएंगे तो हम ईमानदार नहीं हो सकते। सही बात है ना। यदि आदमी चालाक होगा तो वो ईमानदार तो नहीं हो सकता। तो कहा कहता है परंतु हर समय जो है बिल्कुल भोलापन भी ठीक नहीं होता। भोलापन जरूरी है ईमानदारी और सच्चाई के लिए, लेकिन हर समय हम पिसते रहें, अपनी अधिकारों का जो है अधिकारों के लिए न लड़े, बिल्कुल भोले भाले बने रहें, ये भी बात गलत है। तो कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि जो आपकी, जो हमारी जो संथाल जाति है, उसकी जो विशेषता है क्या, दिल का भोलापन, वो दिल का भोलापन भी जरूरी है, और लेकिन इतना भी भोलापन नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा शोषण करें। वो भोलापन क्यों जरूरी है, ईमानदारी और सच्चाई के लिए जरूरी है, लेकिन हमें हमारे अंदर इतनी पावर तो होनी चाहिए कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। ऐसा इतना भोलापन नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा फायदा उठाएं, तो वो भी गलत है। यदि लोग हमारा फायदा उठाएंगे, हम इतने भोले भाले बने रहें कि लोग हमारा फायदा उठाएं, तो वह बात भी गलत है। अगर लोग हमारा फायदा उठाएंगे तो हमें अक्खड़पन भी दिखाना चाहिए। अगर जो है लोग हमारा जो है लाभ उठा रहे हैं, किसी चीज से हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, तो हमें अपनी बात पर अड़ भी जाना चाहिए। अक्खड़पन का मतलब ये है। यदि हम सही हैं तो हमें अपनी बात को मनवाना भी चाहिए, इतना भोला भाला भी नहीं बनना चाहिए। अपनी बात को मनवाने के लिए आदमी के अंदर अकड़ भी होनी चाहिए, अगर वो सही है। अगर वो झूठ बोल रहा है और फिर अकड़ दिखा रहा है तो वो बात तो गलत है। अगर आप सही हो और दूसरा आपको गलत ठहरा रहा है, हालांकि वो गलत है, तो तब आपको अकड़पन दिखाना जरूरी है। साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी जरूरी है, कि जैसे जो संथाल जाति के लोग हैं, वो क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, तो हमें अपना कर्म भी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी बात पर हम अड़ जाएंगे उससे ही काम चल जाएगा। हमें अपने जो काम है, कर्म है, अपनी कठोर मेहनत भी, अपने काम के प्रति लगन भी हमारी जो है
लगातार जारी रहनी चाहिए। कवित्री इसलिए कहती है कि भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने पर जो है वो बल देती है कि भोलापन भी होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपका फायदा उठाएं। जुझारूपन भी आपके अंदर होना चाहिए, यदि कोई आपकी गलत सही बात को भी गलत ठहरा रहा है तो तुम्हें अड़ भी जाना चाहिए। और अक्खड़पन भी होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, देखिए बेटा, जुझारूपन का क्या मतलब है, यहाँ हार्ड वर्किंग से लगाएंगे हम। अक्खड़पन का क्या बात है, मतलब है कि आप अपने, यदि आप सही हैं तो आप अपने लिए अड़ सकते हैं, कि यदि कोई आपका शोषण कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, तो आप जो है उसके सामने अड़िग खड़े हो सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और भोलापन आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ 3 वर्ड आए हैं इस जो है क्वेश्चन में, मैंने तीनों पूछने हैं, फिर आपसे कहीं बोलो कि क्या था मैम, ध्यान नहीं है। भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन। भोलापन क्या है बताया है उन्होंने कि आपके अंदर जो है ईमानदारी और सच्चाई के प्रति भोलापन होना चाहिए। ठीक है, आप तभी ईमानदार और सच बोल सकते हैं जब आपके अंदर सरलता होगी, भोलापन होगा। लेकिन इतना भी नहीं भोलापन कि लोग आपका फायदा उठाएं। यदि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं तब आपके अंदर अक्कड़पन भी होना चाहिए, यदि आप सही हैं। और यदि दूसरा आदमी आपके ही फायदे की बात कर रहा है फिर आप अकड़ दिखा रहे हो तो वो बात गलत है, कि भाई अगला आदमी आपके ही फायदे की बात कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है टीचर्स के सामने ही अकड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि टीचर कह क्यों रहा है आपको। कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी होती नहीं है टीचर की, सिर्फ वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें। लेकिन वहां आप जो है स्टूडेंट गलत होता है यदि वो अकड़पन दिखाता है, क्योंकि सरलता से, यदि टीचर से सरलता से कितना भी कुछ पूछेगा, चाहे 10 बार एक चीज रिपीट करनी पड़े तब भी वो मना नहीं करेगा। लेकिन वहां अक्खड़पन बेटा गलत है। ठीक है, और जुझारूपन का मतलब है यहाँ कठोर परिश्रम, कि जुझारूपन है अपने काम के प्रति लगन है उन लोगों की। नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। अभी तक हमने जो आदिवासी समाज है, संथाली समाज, उसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या क्वालिटीज हैं उन लोगों के अंदर। अब उनके अंदर बुराइयां क्या हैं। तो आदिवासी जो समाज है उसमें जड़ता, काम से अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, शराबखोरी, अशिक्षा और अपनी भाषा से अलगाव और परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना, ये बुराइयां आ गई हैं। पहले नहीं थी ये बुराइयां। देखिए, सबसे पहले है जड़ता। जड़ता क्या होता है बेटा? जड़ पता है? जड़ता मूर्खता भी कह सकते हैं हम, और आलस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग जो है कई मामलों में काफी मूर्खता दिखाते हैं और आलस भी दिखाते हैं। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि जो है काम में अरुचि। अब जितना वो इंटरेस्ट लेके काम करते थे अपना, वो इतना इंटरेस्ट लेके नहीं कर रही हैं। कौन? संथाली समाज, यानी कि आदिवासी जो प्रजाति है हमारी झारखंड की, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? कि वो बाहरी जो संस्कृति है उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, आंखें खोलकर नहीं देख रहे कि जो हमारी संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। दूसरे की संस्कृति का यदि हम अनुसरण करेंगे तो जो हमारी संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो क्या है, वे अपनी भाषा के प्रति भी अलगाव जो है करने लगे हैं, अपनी भाषा से भी उनको अब प्रेम नहीं रहा। ये भी उसके उनके अंदर बुराई आ गई है। और सबसे जो मेन बुराई है, मुख्य जो है, वो है अशिक्षा, कि वो लोग ज्यादातर अशिक्षित हैं। और जो मान लीजिए थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं, वो क्या है कि वो अपनी परंपराओं को बिल्कुल गलत समझने लगे हैं। अब देखिए, जो हमारे जितनी भी परंपराएं वो सारी गलत तो नहीं हो सकती बेटा, समय के अनुसार हम उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं तो हमारे आज के अकॉर्डिंग भी सही हैं। लेकिन हम ये तो नहीं ठहरा सकते कि जो हमारे रूल रेगुलेशन जितने भी बने हैं, जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं, वे सारी गलत हैं।
वे भी किसी न किसी चीज को आधार बनाकर ही बनाई गई हैं। लेकिन हाँ, यदि आज के अकॉर्डिंग कुछ परंपराएं यदि सही नहीं है तो हम उन परंपराओं को बदल भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो संथाली समाज है, ये अपनी परंपराओं के प्रति बिल्कुल ही उदासीन हो गया है। ये बिल्कुल ही चाहता है कि हम हमारी जो सारी परंपराएं हैं वे बदल जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या अभिप्राय है? कवित्री क्या कहना चाहती हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, कि आज का जो विकास है, भले ही भाई जो आज का जो भी हमारा मशीनी युग कह सकते हैं हम आ गया है, तो मानव क्या है, उपेक्षित हो गया है। अब काम मशीनों से होगा तो मानव की तो उपेक्षा होगी। पहले हाथों से काम होता था तो जो है आदमी की ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलता था। अब जो मशीनों से काम होने लगा है तो क्या है, जो आदमी है वो, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, यानी कि वो उपेक्षित हो गया है। तो प्रकृति जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। आदमी की भी अहमियत कम हो रही है और जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, चाहे वो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं या कृषि योग्य भूमि है, ये सारी चीजें क्या है, नष्ट होती जा रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वहां रिहायशी इलाका बनता जा रहा है, तो जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो भी नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहुत मतलब जब ज्यादा होगा इसमें तो पता चल जाएगा डिफरेंस कि हाँ कितना मतलब हमारे पास अब जमीनें हैं कृषि योग्य। तो धीरे धीरे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो भी नष्ट होते जा रहे हैं, मानव है वो भी उपेक्षित होता जा रहा है। और तीसरा क्या कहा है उसने कि जो फिर भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने प्रियतन से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, यदि हम लोगों का विश्वास जीत लेते हैं तो हम सारी चीजों को दोबारा वापस ला सकते हैं। तो क्या चीज है बेटा बचाने के लिए? लोगों का विश्वास है, उनकी टूटी हुई उम्मीदों को हम जीवित कर सकते हैं। कि बेशक हमारी प्राकृतिक संपदा नष्ट होती जा रही है, मानव भी उपेक्षित होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या है? आदमी का विश्वास, उसकी उम्मीदों को जीवित रखना और उनके सपनों को पूरा करना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आज भी बचा सकते हैं। बचाने को अभी बहुत कुछ है यदि हम बचाएं। आदमी का आदमी पर विश्वास हो, हमारे पास यदि मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, तो हमारा जो मानव उपेक्षित होता जा रहा है उसके सम्मान को दोबारा लौटाया जा सकता है। ठीक है, तो आदमी का विश्वास आदमी की उम्मीदों को दोबारा जीवित कर सकता है और सपनों को पूरा कर सकता है, और जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। अब इन चीजों को कैसे वापस लाया जा सकता है बेटा? कैसे? सामूहिक प्रयास से। अब एक व्यक्ति यदि प्रयास करेगा तो उसके प्रयास से यह संभव नहीं है। यदि सब मिलकर प्रयास करेंगे, यदि नैतिक मूल्यों के अनुसार आदमी का सम्मान करेंगे दूसरों का, तो ये जो समाज है हमारा फिर से वैसा ही संभव हो सकता है। तो क्या क्या है बचाने के लिए? आदमी का विश्वास, आदमी की उम्मीदें और सपनों को पूरा करना। ये सारी चीजें अब भी बचाने के लिए हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। हाँ जी बेटा, अगला है आपका, ये काव्य सौंदर्य आता है 4 नंबर में पेपर में, अलग से सिर्फ काव्य सौंदर्य लिखना होता है, ध्यान से। और ये नहीं है कि आप भाव सौंदर्य लिख देंगे, उसका अर्थ लिख देंगे, काव्य सौंदर्य में कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, एक लाइन में आप भावार्थ लिख सकते हैं कि जो कवित्री है वो ये कहना चाहती है, लेकिन बाकी जो वर्णन करना होता है हमें, वो भाषा संबंधी वर्णन करना होता है कि इसकी भाषा कैसी है, इसमें किस प्रकार के अलंकार हैं, किस प्रकार के छंद हैं, कौन सी शब्द शक्ति है और कौन से, मतलब इस टाइप का हमें वर्णन करना होता है भाषा के सौंदर्य से संबंधित। तो इसमें जो आपका बेटा क्वेश्चन सर आएंगे वो अलग से आएंगे पैसेज के, और काव्य सौंदर्य अलग से आता है +1 2 में। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य देखते हैं हम।
ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो इसमें क्या है कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, कि उसने विस्थापन की पीड़ा को दर्शाया है। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो क्या है, आदमी स्थिर सा हो जाता है, जड़ सा हो जाता है, वहां नए जो वातावरण में वो अपने आप को इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता जितना कि वो पुराने वातावरण में था। तो जो कवयित्री है वो कहना चाहती हैं कि विस्थापन के कारण जो है लोगों की जो दिनचर्या है वो ठंडी पड़ जाती है। जब वो एक स्थान, अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो वहां जो उनका डेली रूटीन है वो बहुत दिनों में जाके जो है सेट होता है। हम अपने प्रयासों से जो है जीवन में उनके उत्साह जगा सकते हैं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम नए जगह पर भी अच्छी तरह से जो है एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे बेटा, यहाँ पर जो गर्माहट है वो किसका प्रतीक है? उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का। जब हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो लिखेंगे बेटा कि गर्माहट जो है उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। और ठंडी होती जो दिनचर्या है वो किसका प्रतीक है? ठंडी होती दिनचर्या जो है वो विस्थापन के कारण जो हमारी दिनचर्या ठंडी पड़ गई है उसका प्रतीक है। जो गर्माहट है उमंग, उत्साह का प्रतीक है, और जो ठंड है वो किसका प्रतीक है? निरुत्साह का, कि लोग निरुत्साहित हो जाते हैं वहां पर जाकर नए स्थान पर, उनके अंदर कोई क्रियाशीलता, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब इनका उल्टा हम ठंड के जैसे क्रियाशीलता लिखेंगे तो वहां के ठंड में क्या लिखेंगे? निष्क्रियता लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा उत्साह तो वहां लिखेंगे निरुत्साहित, ठंड के उसमें लिखेंगे हम संदर्भ में। और उमंग और जोश तो ठंड में यानी कि विस्थापन के बाद लोगों के अंदर कोई उमंग या जोश नहीं होता। ठीक है, तो गर्माहट और जो ठंडापन है वो दोनों अपोजिट है। समझ आई मेरी बात? और दूसरा यहाँ पर शांत रस है बेटा, जो आपने काव्य सौंदर्य में लिखना है। शांत रस है। आर्यन पेंसिल रखा करो बच्चे, बार बार नहीं काव्य सौंदर्य फिर बताया जाता आपको। मैंने बताया अलग से जो है आपके पेपर में आता है 4 मार्क्स में। शांत रस है बेटा, अतुकांत छंद है। अतुकांत क्या होता है बेटा? जैसे तुकबंदी हो, आपने गजल में देखा था ना, तुकबंदी थी वहां पर, वही लाइन लास्ट में रिपीट हो रही थी तो वो थी तुकबंदी। इसमें जो है कोई तुकबंदी नहीं है कविता में, तो इसलिए यहाँ पर अतुकांत छंद है। शांत रस है, अतुकांत छंद है, और ठंड और गर्माहट का आप वर्णन कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद है बेटा थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था कि हम उनके यदि हम लोगों के अंदर विश्वास जगा दें, उनके अंदर उम्मीद जगा दें तो उनके जो सपने हैं वो सच हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहता है इसमें जो काव्य सौंदर्य होगा, तो उम्मीद जो शब्द है यहाँ पर किसका शब्द है बेटा? उर्दू शब्द है। उम्मीद उर्दू शब्द है। विश्वास जो है संस्कृत का शब्द है जिसे हम तत्सम कहेंगे। विश्वास जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, और उम्मीद जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। अब देखो पहले में लिखा उसने थोड़ा सा, फिर लिखा है थोड़ी सी, फिर लिखा है थोड़े से, तो ये क्या है? एक ही अर्थ को दे रहे हैं ना। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, ये सारे एक ही जो है अर्थ को के वाहक हैं। हम कह सकते हैं कि एक ही अर्थ को ये बता रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रयोग हुआ है लेकिन एक ही अर्थ का जो है ये हमें एक ही अर्थ को समझा रही है। तो काव्य सौंदर्य में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो है भाषा संबंधी सौंदर्य इसमें लिखते हैं।
अब इसमें जो बोली आएगी वो खड़ी बोली है, पूरी जो कविता है बेटा उसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। तो इस अंश में जो है कवित्री कहना चाहती है कि उम्मीदें, विश्वास व सपने ये सब जीवित रखना चाहती है कवित्री, कि लोगों का विश्वास, लोगों के सपने, लोगों की उम्मीदें जीवित रहे। पहली लाइन में आप ये लिख देंगे कि जो भाव से, मतलब पहली जो लाइन है काव्य सौंदर्य में आप भाव से रिलेटेड लिख देंगे कि इसमें कवित्री ये कहना चाहती है इस पैसेज में। तो पहली लाइन लिखेंगे कि इस अंश में जो कवित्री है वह लोगों की उम्मीदें, विश्वास और सपनों को जीवित रखना चाहती है। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि उर्दू, संस्कृत और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तद्भव तत्सम पता है बेटा क्या होते हैं? भूल गए हो? तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, तत्सम उसके समान, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। जैसे मयूर शब्द है, अगर हम मयूर हिंदी में लिखते हैं तो वो कहलाएगा हमारा तत्सम शब्द। यदि हम मोर लिखेंगे तो वो कहलाएगा तद्भव शब्द, क्योंकि वो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग हुआ है मोर, तो इसलिए वो तद्भव है। अगर हम मयूर शब्द प्रयोग करते हैं तो वो है तत्सम। क्लियर? समझ आया? तो यहां पर जो मैंने आपको बताया है विश्वास, ये क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, विश्वास। और उर्दू उर्दू जो है, उर्दू शब्द है हमारा उम्मीद। इसके बाद खड़ी बोली है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है सरल सहज, कह सकते हैं, आसानी से समझ आ सकती है। अगर भाषा में संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है तो उस भाषा को लिखते हैं हम कलिष्ट, की भाषा में कलिष्टता है। ये आराम से जो समझ में जो सरलता से समझ में आ जाती है वो लिख सकते हैं हम भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। प्रवाहमयी का मतलब है कि जो शब्द आने चाहिए प्रवाह में उसके बाद वही आए हुए हैं। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता से बचाने की जरूरत है, कि जो शहर के लोग इतने आलसी हो गए हैं और जो वो जो है हर चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, नियमों से, रूल रेगुलेशन से, संस्कृति से, वो उसको नग्नता कहा है उसने। तो कहती है कवित्री की बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की जरूरत है, कि बस्तियों का जो अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, उसे बनाए रखना चाहिए। हमें शहरों की जो है वो, हमें शहर के लोगों का जो है की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। स्वभावगतोतः साधारणतः वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। यानी कि कवित्री जो है वो कहना चाहती हैं कि ना तो हमें उनकी वेशभूषा को अपनाना चाहिए, और जो वहां पर जो शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं होती तो हमें उनकी उस नग्नता को भी अपनाना नहीं चाहिए। कि जैसे शहरों में किसी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं होती किसी इलाके बस्ती के अकॉर्डिंग, यदि हम किसी बस्ती में जाएं तो वहां चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी, लेकिन ये इतनी जो हरियाली है वो शहरों में दिखाई नहीं देती। तो हमें उस प्रकार की वनस्पति विहीनता को भी उनकी नहीं अपनाना चाहिए। और शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह व अपनेपन का भी अभाव होता है। शहरी लोगों में ना वो उमंग होती, ना वो उत्साह होता, और ना ही जो है उनके अंदर अपनेपन का भाव होता है।
लेकिन जो बस्तियों के लोग हैं उनके अंदर फिर भी अपनेपन का भाव होता है। तो ये चीजें जो है हमें अपनानी नहीं चाहिए शहर के लोगों की। शहर के लोग जो है अलगाव भरी जिंदगी पसंद करते हैं कि मेरे को अकेला, मेरा रूम है, मैं हूं, मेरा सामान है, बस वो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो शहर के लोगों के अलगाव को भी हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो आओ मिलकर बचाएं कविता का जो प्रतिपाद्य हो सकता है, जिसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं, वो क्या हो सकता है, केंद्रीय भाव क्या हो सकता है, यहाँ कवित्री क्या कहना चाहती हैं इस कविता के माध्यम से। तो इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ वर्णन किया गया है कि जो कविता है वो समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक परिवेश के लिए जरूरी है, कि जो हमारा समाज है वो स्वस्थ हो और जो हमारा परिवेश है चारों ओर का वो बिल्कुल हमारा जो समाज की जो विशेषताएं हैं वो बनी रहे। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, कि जो आदिवासी प्रजाति है, संथाली प्रजाति, वो एक तो प्रकृति का विनाश हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनके कारण उन्हें रहने की भी समस्या हो गई है। आज वो यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं 10 दिन के बाद उस एरिया में अगर कुछ बन जाता है तो उन्हें दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। तो जो संथाली परगना है वो किसके कारण जूझ रहा है बेटा? प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज जो है वो संकट में है। यही जो है कवित्री कहना चाहती हैं, जो कविता का मूल स्वर है वो यही है कि जो आदिवासी प्रजाति, जो संथाली प्रजाति है वो संकट से जूझ रही है। कौन सा संकट है? विस्थापन की समस्या और प्रकृति का विनाश। तो कवित्री को लगता है कि अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, संथाली लोग, और प्राकृतिक नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सभी जो है आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों, प्राकृतिक उत्पादनों को बचाना है। तो सबसे जो मेन स्वर है कविता का यही है कि जो कवित्री है वो प्राचीन संस्कारों को और प्राकृतिक उत्पादनों को बचाना चाहती है। वह कहती है कि निराश होने की बात नहीं है कि हमारे जंगल नष्ट हो गए हैं, हमारी हवा जहरीली हो गई है, बचाने को अभी भी बहुत कुछ है यदि आप बचा सकते हैं तो। लोगों की उम्मीदों पर विश्वास, लोगों का की उम्मीद, लोगों का विश्वास, लोगों के सपने आप बचा सकते हैं तो प्रकृति तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। तो आज का जो था बेटा लेक्चर हमारा, हाँ जी, आज का जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश था।